अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कहकशां खान आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके प्रोग्राम बज़्म ख़्वातीन में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड, जिसमें हमें ततीर साहिबा ने बताया था कि किस तरह हम जंक फूड से बच्चों को अवॉइड कर सकते हैं और जंक फूड हमारे बच्चों की सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं। इन सब पे हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। आज हम फिर कुछ और गुफ्तगू के साथ अपने इस शो को आगे बढ़ाते हैं। आइए ततीर साहिबा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ततीर साहिबा, आज हम किस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे? देखिए, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो एडोलेसेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे लिया है। एडोलेसेंट एक ऐसा एज ग्रुप है जो हमारे ट्रांजिशन ग्रुप इसे हम कहते हैं कि हम जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हैं तो उस बीच के टाइम पीरियड को हम एडोलेसेंट में ले आते हैं। हमारे WHO ने इसकी एज 10 to 19 ईयर्स रखी है। देखिए, इस एज ग्रुप में हमारा बहुत ज़्यादा मेंटल, फिज़िकल और बायोकेमिकल डेवलपमेंट होता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हमारी जो ग्रोथ है एक एक्सट्रीम ग्रोथ है, चाहे वो हाइट के अकॉर्डिंग हो, वेट के अकॉर्डिंग हो, आप देखिए इसी एज में हो जाती है। तो जब लड़कियों की बात की जाए तो 10 to 13 ईयर्स में सबसे ज़्यादा लड़कियों की ग्रोथ होती है और लड़के थोड़ा स्लोअर होते हैं कि 13 to 15 ईयर्स में एज में उनकी ग्रोथ होती है। अच्छा। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट और वेट और हमारी बॉडी मास इंडेक्स सब हमारा इसी एज ग्रुप में बढ़ रहा है, तो खाने की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी इस एज ग्रुप में ज़्यादा है। हमारी फूड हैबिट्स इसी एज ग्रुप में हम लोग के ज़्यादा ध्यान देने वाली है। तो आज हमने इसीलिए ये टॉपिक रखा है ताकि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, तो जैसे आप बता रही हैं, क्या गर्ल्स और बॉयज़ की न्यूट्रिशनल अलग अलग होते हैं? और जी, 10 इयर्स तक के तो न्यूट्रिशन आप दोनों एक बच्चों के कैटेगरी में वो आते हैं, तो अच्छा। आप एक जैसा दे सकते हैं। बट इस एज ग्रुप में ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस हो जाता है बॉयज़ की रिक्वायरमेंट में और गर्ल्स की रिक्वायरमेंट में। जैसे कि एनर्जी की बात की जाए तो बॉयज़ में अगर देखा जाए एडोलेसेंट बॉयज़ की, तो 2500 से 3000 तक किलो कैलोरीज पर डे अच्छा लड़कों को चाहिए, और जहाँ लड़कियों की बात की तो थोड़ा कम 2000 to 2500 किलो कैलोरीज। प्रोटीन की भी ऐसी बात की जाए तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम रोज़ देते हैं, लेकिन बॉयज़ को 1.2 to 1.5 हम कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को करते हैं। इसका रीज़न भी यही है कि देखें, मस्कुलर ग्रोथ हो, चाहे हाइट हो, वेट हो, तो ये लड़कों में ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू लड़कियों। तो दूसरी बात ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, ये भी एक रीज़न होता है। लड़के देखिए इस एज ग्रुप में आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ भी देखें लड़कों की बाहर रहती है। लड़कियां इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो पाती हैं, तो उनकी नीड भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, फ़ैट की बात की जाए तो विजिबल इनविजिबल फ़ैट दोनों मिला के 35 to 50 ग्राम्स पर डे हम दोनों को दे सकते हैं मिला के। ठीक है, मिनरल्स की बात की जाए तो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सब हमें 800 मिलीग्राम पर डे एटलीस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बोन फॉर्मेशन, स्केलेटल ग्रोथ जो हमारी है वो इसी एज में हो रही होती है। अगर हमने इस एज में कैल्शियम को इतना अच्छे से नहीं लिया या विटामिन्स को अच्छे से नहीं लिया, तो हमें आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस की जैसी बीमारी होती है, खासकर विमेन में ज़्यादा हो जाती है कि उनके बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से विटामिन B12, विटामिन D जैसे है कि हम लोग के यहाँ वैसे तो सनलाइट इसका सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स है, लेकिन बहुत आजकल के हमारे घर ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आ पा रही है या फ्लैट सिस्टम हो रहे हैं, तो हमें ज़रूरी तो है ही है, तो इसलिए हमें चाहिए उसके अदर सोर्सेज खाने से लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोन्स के लिए, स्केलेटल ग्रोथ के लिए विटामिन D की ज़रूरत है। उसके अलावा विटामिन C है, A है, E है। तो विटामिन D किस फूड प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा मिलेगा? आप एग से ले सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं, सबसे रिचेस्ट सोर्स तो है हमारा सनलाइट है, तो आप सबसे फिर उसके अलावा आप एग ले लें, मिल्क ले लें, विटामिन्स कुछ हैं वो इन्हीं सब सोर्सेज से मिलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, विटामिन D के लिए। जी, उसके अलावा रेटिनॉल है, नाइसिन है, ये सारे जो, अब यही है कि हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि किस खाने में कौन सा विटामिन ज़्यादा है। तो वही इससे पहले जो हमने बताया फूड ग्रुप्स के बारे में बात की थी, हमने उसमें बताया थे कि जो विटामिन्स और मिनरल्स रिच जो हमारा रिच ग्रुप होता है वो हमारा वेजिटेबल और फ्रूट्स का होता है। बिल्कुल। उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स और ये हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एनर्जी प्रोटीन के हमारे सीरियल्स और पल्सेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें।
इसके अलावा कुछ जो है फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि डाइटरी गाइडलाइंस हम कह लें कि बच्चों के लिए कुछ डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं जिसको पेरेंट्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उनकी इस एज में साइकोलॉजिकल बिहेवियर बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों का अच्छा होना। आपका घर का माहौल इस वक्त बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बच्चे बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स को अपने इमोशन से मिला देते हैं, रिलेट कर देते हैं कि अगर वो ज़्यादा खुश होते हैं तो वो अच्छा खाना, पेस्ट्रीज और केक्स और पार्टीज़ इस सब में फोकस करते हैं। और जब उनको डांट दें आप कभी देखें तो खाने से ही उनका थोड़ा सा इशू हो जाता है कि वो खाना छोड़ देंगे या नहीं खाएंगे। ठीक है, फिर इसका कंसिक्वेंस ये होता है कि जब बहुत देर भूख बर्दाश्त नहीं होगी तो वो ज़्यादा खा लेते हैं या गलत खाना खाते हैं। अब बाहर से ले लेंगे, वो घर में नहीं खा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ें उनके ख़राब सेहत पे आ जाती हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन के अलावा एक्सरसाइज की बात होती है कि एक्सरसाइज लड़कों के लिए तो लड़के खैर जिम भी जाने लगते हैं या खुद इतना फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं कि उनके लिए तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की बात की जाए तो अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रही हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम, PMDD है, PCOD, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों की स्पेशली, वो सारी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। अच्छा, तो ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या हो जाती हैं? मतलब अगर मतलब प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं या जैसे गलत वे में खा लेते हैं कि एक साथ बहुत ज़्यादा खा लिया, या तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? देखिए, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स कई तरह की होती है। सबसे पहले तो ओबेसिटी, जो सबसे कॉमन है हमारा, कि हमारा वेट गेन होने लगता है, हम लोग ओबीस की कैटेगरी में आने लगते हैं। वो यही है कि रॉन्ग प्रैक्टिस होती है खाने की, कि हमने गलत फ़ैट खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या फिर हमको नॉलेज नहीं है कि कौन सा खाना कितना लेना चाहिए। वही पोर्शन साइज़ की बात आ गई है कि आपको पोर्शन साइज़ नहीं पता है तो आप फूड ग्रुप्स तो सही ले रहे हैं लेकिन अमाउंट बैलेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। इसके अलावा ये ओबेसिटी क्या मतलब जो आजकल लड़कियों में थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो क्या ये उसी की वजह से होती है? देखिए, थायराइड खाने की वजह से होता है लेकिन सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता है, इसके और भी रीजंस हैं। तो खाने में जैसे दो तरह के थायराइड भी होते हैं, लीन वाला भी होता है और ओबीज वाला भी होता है, जिसमें एक में वेट गेन होने लगता है, एक में वेट लॉस होने लगता है। वेट गेन वाले में तो सबसे ज़्यादा यही है कि अगर आप खाने की बात करें तो गोभी, ब्रोकली या गोभी के जितने टाइप्स हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, लाल गोभी, मुझे तो नाम भी इतने अच्छे से बहुत पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है बहुत वैरायटी होती है ब्रोकलीज की और उसकी, इस तरह की तमाम चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। लेकिन थायराइड जो है वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता, इसके और भी रीजंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में अगर और बात करें तो एनीमिया। देखिए, हमारे ICMR में एक सर्वे हुआ था 2003 में, तो उसमें सबसे ज़्यादा 70% जो एनीमिक ग्रुप था वो ये एडोलेसेंट का ग्रुप था, कि ये जो 10 to 19 ईयर्स का एज ग्रुप है, सबसे ज़्यादा इसी में जो बच्चे हैं वो एनीमिक हैं, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल हमारा बढ़ा रहा है, आयरन हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, इसलिए हमें ज़रूरी होता है। और लड़कियों को इन कंपैरिजन टू बॉयज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा उनके हार्मोनल चेंजेस और उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग लड़कियों को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे भी हमने बताया कि लड़कियों में खासकर बोन मास डेंसिटी कम होने लगती है एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो उनको कैल्शियम है, विटामिन डी है, फॉस्फोरस है, इसकी नीड ज़्यादा होती है ताकि वो उनकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, उनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, उनकी स्केलेटल ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके, वो इसी एज ग्रुप में होती है। मैंने आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ ज़रा सा भी गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो रहा है, पैर मुड़ गया तो आपने देखा कि उनको मूंछ आ गई, फ्रैक्चर हो गया है। तो उसका ये रीज़न ये है कि उनके अंदर इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, खासकर कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ों की। और लेटर ये स्टेज आ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस वुमेन में। आप देखें, सर्वे देखें, स्टडीज़ देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस वुमेन में ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा थोड़े ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ईटिंग ड्यू टू साइकोलॉजिकल कंडीशन। आप कुछ ऐसा सोच लेते हैं या आप ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं कि आप अपने ईटिंग पैटर्न को ही बहुत अजीब तरीके से कर देते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसको सिंपल उसमें कहें तो कि लड़कियां जो हैं खासकर वेट लॉस के चक्कर में, नहीं मैं मोटी हो रही हूँ,
वो नॉर्मल वेट पे है लेकिन तब भी उनको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं मैं मोटी हूँ, मुझे वेट कम करना है। हो सकता है पीयर प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है ना, कि फ्रेंड्स कह रहे हैं या किसी ने चिढ़ा दिया उनको। अच्छा, बहुत सेंसिटिव भी इस एज में हम लोग होते हैं, तो होता है ना जो भी कह दें, खासकर फ्रेंड्स जो कह दें वो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, तो वो वेट लॉस के चक्कर में आ जाते हैं, जिसका अल्टीमेटली यही होता है कि वोमिटिंग साइंस में आने लगता है, कि नौजिया की फीलिंग होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होने लगती है खाना छोड़ देने से, या फिर कम खाएंगी बहुत, या पर्टिकुलर किसी फूड ग्रुप को अवॉइड कर देती हैं। जैसे पता चल जाए फैट से हमारा है तो फैट हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, अब उनको नहीं पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में इतना किसमें कितना फैट है या कौन से न्यूट्रिएंट है, तो वो पूरा अवॉइड कर देती हैं। तो वही जब हमारी बॉडी को ज़रूरत है फैट्स की, और अगर नहीं जा रहा है फैट तो वो कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगा। इसी तरह से बुलिमिया नर्वोसा है, और एक बिंजिंग डाइट डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है। तो ये इसमें ये होता है कि वेट बढ़ रहा है, आप थोड़ा सा भी खा रहे हैं, किसी में वो ज़्यादा लग जाता है, आपका वेट गेन हो रहा है, या आपने छोड़ दिया है खाना तो भी आप देखें आपका वेट गेन हो रहा है। तो छोड़ना खाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन है, आप नहीं छोड़ सकते। और ये सारी चीज़ें, इस तरह के डिसऑर्डर आपको दूसरी प्रॉब्लम्स में मुब्तला कर देंगे, जैसे कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। हाँ, हाइपरटेंशन, आप देखें खाना ना नहीं खाना या ज़्यादा खाना या गलत खाना, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा रखना, तो हाइपरटेंशन होने लगता है। बच्चे इस ग्रुप में डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है तो सुसाइड अटेम्प्ट भी होता है। आपने देखा होगा इस एज ग्रुप के बच्चे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको वो शायद कुछ बच्चे तो इतने इमोशनल होते हैं कि वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ उन्होंने चढ़ा दिया, मोटा चढ़ा दिया किसी ने उनको, या उनके बॉडी शेमिंग कर दी, उनको किसी चीज़ पे बोल देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है उनको, और वो अपना सारी चीज़ें खाने पे निकालते हैं। तो ये कुछ इनके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो इस एज ग्रुप के पर्टिकुलर बच्चे फेस करते हैं। नाज़रीन, यहाँ हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खदीजा टीवी। صاحب الخلق العظيم منايا منايا في أن تمسك بالطريق يدايا يدايا أنت السراج ينير عتمة ليلنا। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, आइए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो ततीर साहिबा, जैसा कि आप बता रही थी कि बच्चों में ज़्यादातर ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, ये ओबेसिटी बार बार जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए कि? जी देखिए, ओबेसिटी को हम अगर ले मैन के, एक आम इंसान की ज़िंदगी लैंग्वेज में बोलें तो मोटापा। अच्छा। कि हमारे जो हाइट है, हमारा जो वेट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट ज़्यादा है, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। ये एक देखिए, ओबेसिटी को नापने का एक स्केल होता है जो हम हाइट और वेट और हाइट के रेशियो में हम लोग उसको नापते हैं। देखिए, इसकी रेंजेस होती हैं। अगर वो रेंज 19 से कम है तो यानी अंडर वेट है, कि हमें कमी है हमारे अंदर न्यूट्रिशन की। 25 तक अगर वो रेंज जा रही है तो यानी कि हम नॉर्मल है, हमारा वेट बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रेड 1 ओबेसिटी 30 तक, फिर 35 तक अगर आपका रेंज आ रहा है, आपका वेट और हाइट का रेशियो, तो वो ग्रेड 2 ओबेसिटी, और उसके ऊपर क्रॉनिक में देखिए आप ग्रेड 3 ओबेसिटी में आप आ जाते हैं। अच्छा। तो ओबेसिटी का सिंपल मतलब तो यही है कि आपका मोटापा आपका एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा वेट जो इसका रीज़न मैंने पहले बताया कि फ़ैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है हमारे बॉडी में। अच्छा। जितना एनर्जी इनटेक है उतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता है, मतलब कि जितना हम ले रहे हैं उसको हम निकाल। देखिए, शायद हमने पहले भी बताया है कि फ़ैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एक्सक्रीट नहीं होता है। जैसे हमारा प्रोटीन एक्सक्रीट हो गया यूरिनेशन के थ्रू, यूरिया के थ्रू। अच्छा। एनर्जी हो गई, लेकिन वाइटामिन्स हो गए, लेकिन फ़ैट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सिर्फ बर्न होता है। अच्छा। अगर आपने फैट लिया है तो वो सिर्फ बर्न होगा। और बर्न कैसे होगा? हमारे फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहें, आप भाग दौड़ में या गेम्स में ऐसे रहें, तो ये आपका ओबेसिटी से बचने का सिर्फ एक यही तरीका है। अच्छा, क्या ओबेसिटी से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बिल्कुल, ओबेसिटी मतलब कि बेसिक रीज़न है बहुत सी बीमारियों का।
अच्छा जी, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, यहाँ पे अगर आप बड़ों की भी देखें तो जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ओबेसिटी। आप देखें वेट गेन होने लगता है तो फिर ध्यान में आता है अच्छा चलो डायबिटीज़ का भी टेस्ट करा लिया जाए और उनको निकलती है। तो डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं कि देखें वेट आर्थराइटिस हो जाता है, गाउट हो जाता है कि जी, बिल्कुल। वज़न की वजह जी, से ये वेट। सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत सारे देखें वेट की वजह से हो जाता है कि लोग फिसलने लगते हैं, गिरने लगते हैं, वेट ने अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर हम फिट हैं तो अगर मेरा पाँव ज़रा सा फिसला भी तो मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया, बट मोटे लोग नहीं कर पाते। जी, देखिए ये बहुत गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस उनको हो जाती है। देखें आप बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम है GERD की प्रॉब्लम है वो सारी जो है हमारी इसी की वजह से होती है। GERD क्या है मैम, बताइए कुछ। ये हमारी इसोफेगल डिजीज़ होती है, ये हार्निया की कंडीशन जैसे होती है हमारी, इसको इंक्रीज़ करती है। आपने सुना होगा हार्निया डिजीज़ हो जाती है। जी। ये इस तरह की डिजीज़ होती है। हमारे बहुत सारे कैंसर्स जो होते हैं जैसे यूट्रस में हो जाता है, बिलियरी ट्रैक्ट में हो जाता है, ये सारी भी हमारे देखें ये ओबेसिटी का मेन कॉज जो होता है वो ओबेसिटी होता है। ये बेसिक कॉज है और जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। जी, ये कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, तो कुछ आप हमें इसका हल बताएंगे कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं, मतलब किस तरह हम इसको अपनी ज़िंदगी से दूर रख सकते हैं। देखिए डाइट की बात यहाँ पे करें तो डाइट में आप जैसे हमने बताया कि डाइट प्लान हम लोग जो करते हैं वो नॉर्मल 1800 2000 किलो कैलोरीज का करते हैं। ओबीज अगर आप हैं तो आपको लेस देन 800 और 800, मतलब आप खुद सोचिए कितना डिफरेंस आ रहा है। 1000 कैलोरीज का नियर अबाउट डिफरेंस आ रहा है। आपको कम करना है अपनी डाइट से। अगर आप ग्रेड 3 या ग्रेड 2 ओबेसिटी में हैं, अगर आप थोड़े हैं, अगर थोड़े से ओवरवेट हैं जैसे कि 25 to 30 के बीच में अगर आपका वो ग्रेड आ रहा है तो आप 1200 किलो कैलोरीज, ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन जैसे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप ले सकते हैं। और अगर ग्रेड 3 में आ गए हैं तो आपको लेस देन 800 आपको किलो कैलोरीज करना होगा। प्लस जो आपका प्रोटीन है वो भी 0.8 आपको लेना होगा ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इस तरह की चीज़ें कम करनी होंगी। साथ में फ़ैट की बात करें तो आपको प्यूफा फैट जो होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये वाले ज़्यादा लेने हैं, ना कि सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो आपके जंक फूड्स में पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, इस तरह से। बच्चों की बात करें तो एनर्जी वगैरह के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कैलोरीज़ की, और बच्चे जब खेल में रहते हैं या बाहर रहते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है घर आने का या खाना पर्टिकुलर खाने का, तो एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी उस चीज़ को बेवरेज, मतलब अगर मिल्क को भी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि मिल्क शेक ले लिया या बाहर से कोई चीज़ ऐसी ले ली, तो आप बता दें कि बाहर के में आपको प्योर फॉर्म तो नहीं मिलने वाला है। जी। ठीक है, आप मिल्क को आप सब्स्टिट्यूट सॉफ्ट ड्रिंक से नहीं कर सकते। आप ये चाहें कि हमने ये ले लिया और ये उसके बराबर तो हो गया, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। तो वहाँ से भी ओबेसिटी का कॉज हो जाता है कि बच्चे जो हैं बाहर के खाने पे ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं घर के खाने के बजाय। बहुत जब अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर अल्टीमेटली वेट लॉस के प्रोसीजर पे जाना पड़ता है। और बहुत एडवांटेजेस हैं वेट लॉस के, जैसे कि हमारे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देता है। हमारे जो LDL, जो हमारे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो बैड फैट्स होते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको कम कर देता है। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो अच्छे होते हैं उनको बढ़ा देता है। हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो कम कर देता है, जैसे हमारे डायबिटीज़ में होता है। तो ओबेसिटी इसी वजह से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ा देता है। हमारा जो वेट होता है अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये हर तरह से देखा जाए तो वेट लॉस या एक अच्छे वेट पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा मैंने पहले बताया कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल। तो सबसे पहला इनिशियल जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम अपना वेट कंट्रोल रखें। वो अंडर वेट में भी ना जाएं कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि खासकर एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे अंडरवेट हो जाते हैं या ओवरवेट भी हो जाते हैं, गलत जी बिल्कुल ईटिंग हैबिट्स की वजह से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। अच्छा तदीर साहिबा, आप कुछ हमारे नाजरीन को ओबीज पेशेंट के लिए कुछ रेसिपीज़ बताइए कि देखें, जैसे बताया कि फ़ैट का अमाउंट थोड़ा सा कम रखें। उसके अलावा फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखें, पानी खूब बच्चे पिएं। अच्छा। जैसे खाने के आधे घंटे, ये नॉर्मल भी बता रहे हैं कि खाने के आधा घंटा पहले एटलीस्ट 1 गिलास पानी आपको पीना है। अच्छा। ठीक है,
उसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप सुबह की एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, उसके अलावा भी खाने के बाद आफ्टर एवरी मील, मतलब मेजर मील्स, जैसे कि लंच और डिनर हो गया, तो आप एक 15 मिनट की वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वेजिटेबल सूप, थिन जो एकदम पतले पतले वेजिटेबल सूप्स होते हैं वो लें। चपाती वगैरह जो आप रोटी खाते हैं विदाउट ऑयल और घी, वो जो उस पर लगा के देती है मम्मी लोग, थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, वो सारी चीज़ें ना लें। कॉफ़ी टी अगर ले भी रहे हैं तो विदाउट शुगर लें। और सबसे अच्छा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट वाला मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, ग्रीन टी अगर ले वो सबसे बेस्ट है। और वो उसका सबसे अच्छी बात है कि वो दिन भर में आप चाहे जितनी लें। अच्छा, हाँ, जैसे आप ये दूध वाली चाय लेंगे तो एक लिमिटेड है, आप 1 से 2 बार लें दिन भर में तो ही सही है, लेकिन ग्रीन टी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। खुद डॉक्टर्स देके रिकमेंड करते हैं या डाइटिशियंस रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन टी आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी। अच्छा, तो ये ग्रीन टी हम विदाउट शुगर लें कि शुगर के साथ ले सकते हैं? विदाउट शुगर लें तो वेल एंड गुड है। मतलब कि शुगर तो ऐसे किसी चीज़ में भी फ़ायदेमंद नहीं जी जी, अलग से शुगर लें, ठीक है। उसके अलावा बॉइल्ड चावल है ना, चीज़ें बॉइल्ड अगर खाएं तो बहुत अच्छी है। अगर फिश भी ले रहे हैं तो स्टीम्ड लें, नॉनवेज हम लोग के यहाँ जैसे खाया जाता है, स्टीम्ड फिश लें। उसको थोड़ा सा अपना हिसाब से टेस्ट अकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि टेस्ट नहीं अच्छा होता है। बच्चे तो नहीं खाएंगे इस तरह से, रेसिपीज अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नॉनवेज में तो खासकर है कि स्टीम्ड खाएं, चिकन भी स्टीम्ड खाएं या बॉइल्ड खाएं, इस तरह की चीजें। जो ओबीज पेशेंट्स हैं हमारे, पेशेंट के लिए स्पेशली उनके लिए कार्बोहाइड्रेट रिच, फाइबर रिच डाइट लें। जी, फाइबर रिच में फिर अगर बात कर दिया जाता है तो लोग पराठे खाने लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, पराठे नहीं खाने हैं आपको रोटियां ही खाना। जी, वो तला भुना किसी भी कंडीशन में आपके लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो आप फैट, अगर फाइबर रिच बात की जा रही है तो आप कार्बोहाइड्रेट अच्छा लें, आप रोटियां लें, आप होल ग्रेन्स लें, आप स्प्राउट्स लें। आपका जो रोटी बने वो भी होल ग्रेन्स की, मिक्स्ड आटे की बने, वो एक उसकी ना रहे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। ओबेसिटी का जब बात की जाए, जब देखते हैं कि वेट बढ़ गया तो वो एकदम से चीज़ें कम कर देते हैं। जी जी जी, ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये आपका एडवर्स इफेक्ट दे सकती है। आपका अगर इस वक्त आपका वेट है, आपके कैलोरीज आप ले रहे हैं 2500-3000 और आप ओबीज में ही आ गए हैं, तो अगर आपको कम करना है तो हमने जैसे बताया कि 800 से भी कम ओबीज को लेना। तो ये नहीं है कि आप 2500-3000 से डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट। आप सबसे पहले फॉलो करें, अगर आप 3000 का है तो आप 2500 का सबसे पहले आप एक डाइट प्लान फॉलो करें, ठीक है। मेंटेन करें 6 मंथ्स 3 मंथ्स, जितनी दिन तक आपका वेट लॉस नहीं आ रहा है, ठीक है। 2500 पे आप एक पर्टिकुलर वेट समझ लें कि इस वेट तक आपको लाना है। अच्छा। फिर अगर वो आ गया 6 मंथ 3 मंथ्स जितना भी आप कर पाए, फिर आप 2000 पे आए, अच्छा, किलो कैलोरीज, फिर आप 1500 पे आए या 1700 पे आए। मतलब कि धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं कम करना है। एक तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्लस वो बॉडी उस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो वो अदर कॉम्प्लिकेशंस उसमें होने लगते हैं, ठीक है। किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे? अगर जैसे फैटीग हो गया, हमारे डिजीनेस हो जाती है, वोमिटिंग, नोजिया, इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है। फिर क्रॉनिक अगर डिजीज़ की बात करें तो वेट लॉस में डायबिटीज़ उससे भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, वेट लॉस आपने देखा होगा, कुछ डायबिटिक पेशेंट बहुत लीन होते हैं, ज़रूरी नहीं वो मोटे हो, जी जी, ठीक है। आपके कार्डियोवास्कुलर, आप हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, आपका एकदम से इतना वेट कम हो जा रहा है, एकदम से आपने फैट अपनी डाइट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आपको हार्ट स्ट्रोक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के रिनल, आपकी किडनी पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। आप देखें बहुत से लोग हो जाते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स जो होते हैं कि वो डायबिटीज़ प्लस उनको रीनल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ओबेसिटी की वजह से भी होती है और अंडरवेट की, मतलब कि आपने एकदम से छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या जितना आपको नीड हो रही है, क्योंकि बॉडी अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो बॉडी हैबिचुअल है, बिल्कुल। तो आप एकदम से कम कर देंगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। आप धीरे धीरे आप एक डाइट प्लान फॉलो करें, इतनी कैलोरीज का, इतनी प्रोटीन का। जब उस वेट पे मेंटेन हो जाए आपका 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर आप उससे कम करें, फिर एक जो आपको लेवल जहाँ तक लाना है आप उस पर करके फिर आप मेंटेन रहें कि अब उससे ज़्यादा ना बढ़े और ना फिर कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी तथीर साहिबा के साथ। बहुत अच्छी बातें इन्होंने हमसे शेयर करी, किस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी डाइट को अच्छे से ले सकते हैं और कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं जो हमारे आजकल जनरेशन में ज़्यादा हो रही हैं। ओबेसिटी के बारे में जैसे इन्होंने आज हमें बताया। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कहकशां खान को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए खतीजा टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।